प्रोटोकॉल्स ऑफ द एल्डर्स ऑफ ज़ायन। जी। ये किताब मुख्तसर सी है, लेकिन उसमें उन्होंने ये ज़ायनिज़्म की एक किस्म की बाइबल है जी। और उसमें उन्होंने लिखा कि हम दुनिया को कैसे कंट्रोल करना चाहते हैं। बल्कि ग्रेटर इसराइल का एक नक्शा भी है जिसके बिल्कुल अंदर बिल्कुल। तो ज़ायनिज़्म जिसके अंदर उन्होंने सऊदी अरब मदीना तक रसाई बताई है और हिंदुस्तान के साथ अपने बॉर्डर बताए हैं। नाइल टू यूफ्रेटिस ये उनका नारा था, यानी इजिप्ट से लेकर बगदाद तक, यानी ये इराक तक, यानी महाभारत और इसराइल के दोनों के बॉर्डर्स आपसे मिलते हैं उसके अंदर जो है, यानी उधर मिला दिए जाते। लेकिन नाइल टू यूफ्रेटिस नारा लगा, यानी एल्डर्स ऑफ ज़ायन ने अपनी एक ज़ायनिस्ट स्टेट बनाने का इरादा किया। ज़ायनिज़्म जूडाइज़म नहीं है, जूडाइज़्म एक रिलीजन है। जी जी। ज़ायनिज़्म एक पॉलिटिकल तहरीक है जो कि फर्स्ट 19th सेंचुरी के अवाइल में शुरू में ये स्टार्ट हुई और उसमें यहूदियों ने फैसला किया कि अभी हमें हर जगह मार पड़ती है। यूरोप में उनके ऊपर काफ़ी उन पर जुल्म हो रहे थे, ज़्यादती हो रही थी, तो वो उन्होंने ये फैसला किया कि अभी हम अपने लिए रियासत कायम करना चाहते हैं। वो रियासत इधर मिडल ईस्ट में थी, क्योंकि फ़िरौन ने हज़रत मूसा को निकाला था इजिप्ट से और हज़रत दाऊद का जो सल्तनत थी वो बगदाद तक फैली हुई थी। लिहाजा उन्होंने उन चीज़ को बेसिस बना के उन्होंने नाइल टू यूफ्रेटिस, बगदाद से लेकर काहिरा तक ये जो था ये नक्शा भी बनाया और इसको अभी उस पर काम कैसे होना शुरू हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्होंने ये वादा किया कि हम उस वक़्त ज़्यादातर यहूदी जर्मनी में थे जी। जर्मनी ने वो जंग स्टार्ट की और उन्होंने जर्मनी को, जो का अपना मुल्क था, जी जी, उसको हरवाया और बेल्फोर जो कि उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर और कुछ देर के लिए वो बरतानिया का फॉरेन मिनिस्टर रहा, जिसकी बेल्फोर डिक्लेरेशन की वजह से इसराइल मार्ज़ वजूद में आया, उसके साथ उन्होंने मुआहदा किया कि हम तुम्हारी मदद करेंगे जर्मनी की शिकस्त में, और शिकस्त होने के बाद ये जो फ़लस्तीन का इलाका है ये हमें दे दिया जाए। तो लिहाजा जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये इलाका उस वक़्त दौलत उस्मानिया के हिस्सा थे, जी जी, जब दौलत उस्मानिया को शिकस्त हुई तो इन्होंने उनको मैंडेट टेरिटरीज बना दिया। तो ये मैंडेट टेरिटरी बन गई बरतानिया की, और बरतानिया की मैंडेट टेरिटरी फ़लस्तीन बना और उन्होंने उनको इजाज़त दी कि यहाँ पर यहूदी माइग्रेट होना शुरू हो जाए। तो इसराइल की बुनियाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद रखी गई, और ये रिसेंटली हमारे ही जर्नल में ये आर्टिकल। लेकिन इसराइल मार्ज़ वजूद तो दूसरी आर्मजीजन के बाद आया। बिल्कुल, लेकिन इसकी बुनियाद जो थी बेल्फोर डिक्लेरेशन में रखी गई। जी जी। ये जो आप फर्स्ट वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ये सारे वर्ल्ड ऑर्डर जो हैं ये इसराइल और ज़ायनिस्ट लॉबी के तैयार करता है। जो इसमें कॉमन फैक्टर जो है जी कि ये इसकी शक्ल बदलती रही है। जी जी। यानी उनके अज़ाइम जो थे वो इस एरिया को नाइल टू यूफ्रेटिस बनाने के लिए कौन उनके रास्ते में आता है उसको फना कर दिया जाए। जी, ये है उनका, ये है बेसिक फ़लसफ़ा। और उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्होंने माइग्रेशन स्टार्ट की। पहले उनको चूँकि मैंडेट टेरिटरी थी, यानी उधर हुक्मरान कोई नहीं था, और मैंडेट लीग ऑफ नेशंस ने बरतानिया को दिया। बरतानिया ने यहूदियों को परमिट किया कि तुम आके इधर आबाद हो सकते हो, तो वो आने शुरू हो गए। यहूदी निकाले गए, जहाँ से भी निकले इधर आ गए। तो ये इस वक्त इस मैंडेट टेरिटरी के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यहूदियों ने बरतानिया को शिकस्त दे दी। कैसा ड्रामा है जी। और शिकस्त के बाद वो इत्मीनान के साथ निकल गए और उन्होंने अपनी एक स्टेट कायम कर ली। यूनाइटेड नेशंस जो थी उन्होंने इसको डिटो कर दिया कि ये जो स्टेट बनी है इसको ये हक बजानिब है, क्योंकि ये लोग बड़े पुराने बगैर स्टेटलेस पर्सनस हैं, तो इस स्टेटलेस पर्सन को भी एक स्टेट मिलनी चाहिए। तो अभी जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये जो वर्ल्ड ऑर्डर बनाया था उसकी बुनियाद यूनाइटेड नेशंस का चार्टर है। यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में ये जो बॉर्डर्स हैं वो सैक्रोसेंट हो गई कि जो भी आज बॉर्डर हैं उन बॉर्डर्स के पर वो वायलेट नहीं हो सकती। और दूसरी ये है कि अगर कॉलोनीज़ अगर दुनिया में जितनी हैं उनको राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है, और वो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन एक्सरसाइज करके ये तमाम दुनिया के मुल्क, इंडोनेशिया से लेकर मोरक्को तक, जो कि किसी न किसी मुल्क की कॉलोनी थे, लिहाजा इस वर्ल्ड ऑर्डर में मुसलमानों का फ़ायदा हुआ जी। और इस वर्ल्ड ऑर्डर में यहूदियों को अपना मुल्क मिला। यानी ये अभी तीसरी दफ़ा ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जिक्र हुआ है बेहतर तरीके में, वो था जब इराक़ के ऊपर फर्स्ट गल्फ़ वॉर रहा। जी जी। फर्स्ट गल्फ़ वॉर के बाद
ये लफ्ज़ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर दोबारा जॉर्ज बुश सीनियर ने इस्तेमाल किया। उस वर्ल्ड ऑर्डर का मकसद ये था कि अभी जिस तरीके से हमने, अमेरिका ने बहुत सारे मुल्कों के साथ मिलकर एक मुल्क को शिकस्त दी है, यानी इराक़ को शिकस्त दी है और इसको फतह होने से बचाया है, इनको विकेट करा लिया कुवैत को, इस तरीके से अभी क्यूमुलेटिवली लोग इकट्ठे होकर इस तरीके से वो अगर एक्ट करें तो वो दुनिया में दोबारा डेमोक्रेसी और फ्रीडम और सेल्फ डिटर्मिनेशन, यानी ये एक किस्म का रीइंफोर्स कर रहा था उस वर्ल्ड ऑर्डर को जो कि यूनाइटेड नेशंस ने 1946 में बनाया था जी। तो ये वर्ल्ड ऑर्डर, अभी उसके बाद एक बुश जूनियर का वर्ल्ड ऑर्डर है जी। बुश जूनियर का वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो बर्लिन वॉल गिरने के बाद बना है जी। कि अभी हम दुनिया में एक ही ताकत रह गए, दुनिया में हमारा कोई कंपेटिटर नहीं है, सोवियत यूनियन बर्बाद हो चुका है और इसलिए अभी हमें दुनिया के ऊपर उस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए किस ज़माने में बरतानिया कंट्रोल किया करता था। एक ज़माना ऐसा भी था जब बरतानिया भी सोल सुपर पावर बन गया था जी, और बरतानिया का सूरज ग्रूब नहीं होता था और ये वो ईरा है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद मैंडेट टेरिटरी भी मिल गई, अपना अम्पायर भी उन पर, जिस पर सूरज ग्रूब नहीं होता था वो भी था, और उस ज़माने में कोई उनको चैलेंज करने वाला नहीं था। तो अमेरिका ने भी ये सोचा कि अभी हम क्यों ना बरतानिया का रोल अडॉप्ट करें। तो ये नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है, अभी उसमें दुश्मन कौन है, कौन उनको चैलेंज कर रहा है, किसकी ज़मीन जो है वो उनके माने आ रही है, उनके रास्ते में रुकावट पैदा हो रही है। तो उन्होंने फैसला किया अगेन इस वर्ल्ड ऑर्डर को भी हाईजैक करने वाले जो थे वो यहूदी थे जी। उन्होंने ये कहा, क्योंकि उनको चैलेंज मुसलमानों से था जी। उन्होंने मुसलमानों की ज़मीन हथियाई हुई थी जी। इसलिए उन्होंने ये कहा कि मुसलमान हमारे बदतरीन दुश्मन है, लिहाजा इस वर्ल्ड ऑर्डर में दुनिया इस्लाम पूरी की पूरी को इंडोनेशिया से लेकर मोरक्को तक दुश्मन करार दिया गया। और उस वर्ल्ड ऑर्डर के मुताबिक अभी ये बुश ईरा में ये 8 साल काम होता रहा। उसमें डिवाइड एंड रूल था, पपेट रूलर आप देखें कितने हैं, आप इंडोनेशिया से शुरू हो जाए मोरक्को तक जाए, आपको कोई मुल्क आज़ाद नज़र आता है? तो ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि इस वर्ल्ड ऑर्डर ने हमारी आज़ादी से तो नहीं छीनी, लेकिन खुद मुख्तारी छीन ली। सॉवरन नहीं हम रहे जी, आज़ाद तो हैं लेकिन फैसला नहीं कोई कर सकते, इकट्ठे भी नहीं हो सकते। तो लिहाजा जब खुद मुख्तारी हमसे छीन ली गई तो उस वक़्त हमारा जो हाल हुआ जो कि अभी आपके सामने है। अभी ये जो स्टेज, अभी इसका जो फोकल पॉइंट है इस सारे के सारे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, वो हमारा ख़त्ता बन गया जिसको सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया कहते हैं जी। अभी मिडल ईस्ट से एक लिहाज से अटेंशन हट गई है। उसकी वजह यह है कि इराक़ से अभी उन्होंने फैसला कर लिया कि फोर्सेस विड्रॉ कर ली जाएं। इसराइल ने कोई शिकस्त हो गई लेबनान में, उधर भी एक हिजबुल्लाह से शिकस्त हुई, लिहाजा वहाँ पर भी एक सेटबैक हुआ। तो लिहाजा एक फ़ैसला एक किस्म का इनडायरेक्टली और इम्परसेप्टिबली ये एक रियलाइजेशन है कि अभी इधर से हाथ खींच लिया जाए। लेकिन जहाँ तक सेंट्रल एशिया का तल्लुक़ है, ये बहुत बड़ा प्राइज़ है क्योंकि ये 5 मुल्क हैं, ये इन्होंने एक किस्म के आज़ाद कराए, उसमें पाकिस्तान का हिस्सा था। अभी हमारा एक कॉमन इंटरेस्ट ये है कि ये 5 सेंट्रल एशिया के मुल्क आज़ाद हैं और आज़ाद रहे, क्योंकि रूस की भी उन पर नज़र है क्योंकि रूस का हिस्सा थे और अब आज से 12 साल पहले तक तो वो रूस का हिस्सा थे। उन्होंने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स भी बनाई हुई है जी। उनका इन्फ्लुएंस भी है। ये सारे के सारे कंट्री लैंड लॉक्ड भी है, इनका कोई समुद्र को रास्ता नहीं जाता। लिहाजा इस वक्त जो ग्रेट गेम जो किस ज़माने में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पैदा हुआ करती थी, वो ग्रेट गेम का एक किस्म का इआदा हो रहा है कि सेंट्रल एशिया के प्राइज़ के लिए अभी रूस हिंदुस्तान के साथ कोऑपरेट कर रहा है और ये नेचुरल है कि अमेरिका हमारे साथ कोऑपरेट करे और चीन के साथ कोऑपरेट करे, लेकिन ये अलायंस जो है जो कि बनना चाहिए वो बना नहीं। इसलिए मैं जिस अपॉर्चुनिटी की तरफ जिक्र करता हूँ, क्राइसिस है कि दुश्मन ने अपनी प्लान बनाई, उन्होंने हमारा मुल्क को तोड़ने की कोशिश की और कर रहे हैं, उन्होंने हमको डीन्यूक्लियराइज करने की कोशिश की और कर रहे हैं, अभी तक ये ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन चूंकि अफ़गानिस्तान में उनको फतह नज़र नहीं आ रही, लिहाजा उनको उस प्राइज़ सेंट्रल एशिया के प्राइज़ के लिए उनको एक अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी की ज़रूरत है, जो कि पुरानी स्ट्रेटजी जो कि अफ़गानिस्तान को फतह करने की स्ट्रेटजी थी, वहाँ पर बेस बनाने की स्ट्रेटजी थी, वो कामयाब नहीं हो रही। लिहाजा एक जब नई स्ट्रेटजी को ढूंढ रहा हो तो उस वक्त एक मौका होता है। जैसे इसकी मिसाल जो है ना, ये कायद-ए-आज़म उस दिन कायद-ए-आज़म बना जिस दिन सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई। सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई
तो उन्होंने डिमांड किया कि ये तमाम जो हिंदुओं की हुकूमतें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट उस ज़माने में बनी हुई थी और उसमें मुसलमानों की अनफॉर्चुनेटली कोई हुकूमत नहीं थी और उसलिए उन्होंने डिमांड किया कि इनको ख़त्म किया जाए। जिस दिन ख़त्म हुई हमने यौम निजात मनाया। उसके बाद 1942 में हिंदुओं ने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट की, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये अंग्रेज़ शायद हार ना जाए, तो लिहाजा उन्होंने अपना अलायंस बदली किया और अलायंस बनाया, जापान के साथ बनाने की कोशिश की। और ये सुभाष चंद्र बोस वगैरह ये उस ज़माने की पैदावार हैं। और ये अलायंस बनाकर उन्होंने इंडिया से बज़ोर शमशीर निकालने की कोशिश की और उनका अगर हम बज़ोर शमशीर अंग्रेज़ों को निकाल लेते हैं तो फिर पूरे का पूरा हिंदुस्तान जो है वो हमारा होगा। ये विजडम थी, विजडम इसको कहते हैं, हिकमत इसको कहते हैं कि कायद-ए-आज़म ने उस वक्त महसूस किया कि ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है ये तो मुसलमानों के ज़्यादा ख़िलाफ़ है जी। अंग्रेज़ ने तो जाना ही जाना है, सही, लेकिन ये चाहता है कि क्विट इंडिया के मूवमेंट के थ्रू ये सारे के सारे इलाके को ये हिंदुस्तान का हिंदुओं की हुक्मरानी हो। लिहाजा उन्होंने कहा क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ हम पार्टिसिपेट नहीं करते। मुसलमानों को उन्होंने हुक्म दिया कि जोक दर जोक इंग्लैंड की बरतानिया की फ़ौज में शामिल हो जाओ। और यहाँ तक के जो मुसलमान जो कि बरतानिया की फ़ौज में जाते ही नहीं थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बरतानिया की फ़ौज में जाने वालों के में 56% मुसलमान थे और वो भी ज़्यादातर पंजाबी मुसलमान और फ्रंटियर के मुसलमान जी। इन दो सूबों के मुसलमान 56% ऑफ द इंडियन आर्मी, जो उस वक्त इंडियन आर्मी उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी बन गई जी जी। उसमें और उसका फ़र्क ये पड़ा, हमारे हाथ में बंदूक आई, हमारी जेब में पैसे आए, हमारा एक कॉन्फिडेंस बना और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई तो एक बैलेंस ऑफ पावर चेंज हो चुका था। ये होती है हिकमत। क्या आप एक देखते हैं कि एक ताकत जिसको हम हमेशा से दुश्मन समझते हैं, और दुश्मन थी, अंग्रेज़ हमारा दोस्त तो नहीं था, लेकिन बड़ा दुश्मन कौन है? उन्होंने कहा ये बड़ा दुश्मन है जो कि अभी हमारा हिस्सा हमें नहीं देना चाहता, सारे के सारे हिंदुस्तान को, सारे के सारे ब्रिटिश इंडिया को अपनी ममलिकत बनाना चाहता है। प्रोफेसर, मैं आपको यहाँ रुकना चाहता हूँ। जिस तरह आपने ये बताया कि तारीख़ी तनाजुर में आपने ये बताया कि हमारे पंजाब के लोगों और फ्रंट के लोगों ने बाकायदा इत्तेहादी अफवाज की बहुत मदद की और दूसरी जंग अजीम में फतह से हमकिनार भी करवाया। फिर क्या वजह है कि ये लोग जो हैं यानी आसान फरामोश क्यों बन गए आपके? इनको आपके उस तारीख का इल्म नहीं है कि सबसे ज़्यादा इस इलाके के, इस खत्े के मुसलमानों ने उस दूसरे आलमगीर जंग में इनका साथ दिया? फिर आप एक और बात भी देखिए कि उस ज़माने में जब हिंदुस्तान तकसीम हो रहा था तो वही लॉर्ड माउंटबेटन जो कि वायसराय थे, हमारे बरतानिया के बरतानवी थे, वायसराय थे, फिर क्या वजह है कि नेहरू के साथ मिली भगत रेड क्लिफ अवार्ड के तहत उन्होंने वो गुरदासपुर का इलाका जो है काट के हिंदुस्तान के मशरक़ी पंजाब का पूरा इलाका जो था वो हिंदुस्तान को दे दिया, ताकि वो इसलिए दिया ताकि कश्मीर के लिए जो पाकिस्तान मुसलमानों को जो एक्सेस था वो ना हो सके। यही वजह है कि उस वक्त से कश्मीर का इलाका जो है, कश्मीर का मसला चल रहा है। या आप नहीं समझते कि भी इन लोगों ने किस बुनियाद पर मुसलमानों से एहसान फरामोशी की? आप ये क्यों ये तवक्को कर रहे हैं कि मुसलमान फिर दोबारा, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो है, इसका मतलब ये है कि वो दूसरे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जहाँ पे इसराइल बना उसके साथ ये है कि अगर हिंदुस्तान तकसीम हुआ तो फिर भी तो इसका नजरा जो है मुसलमानों पर गिरा। ये इसकी क्या वजह बताएंगे आप? ये इसलिए मैं ये तारीख़ की पर नज़र बनाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि पॉलिसियाँ तब्दील होती रहती हैं। 1946 में अभी पाकिस्तान नहीं बना था, 45 में वॉर ख़त्म हुई थी, तो वहाँ पर चीफ इंपीरियल जनरल स्टाफ ने एक लेफ्टिनेंट जनरल को ऑर्डर दिया कि एक अप्रिसिएशन लिखो कि हिंदुस्तान जब हम आज़ाद कर देंगे तो उसके बाद हिंदुस्तान का डिफेंस कौन करेगा। हिंदुस्तान को उस समय में जब तक बरतानिया उधर रहा उनको रूस से ख़तरा रहा और रूस फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फिर पावरफुल कंट्री बन गया था क्योंकि उस यूरोप उसने हथियार लिया था। और चाइना में उस वक्त कम्युनिस्ट बगावत कहा जाता था उस वक्त, क्योंकि चाइना मर्ज वजूद 49 में आया, तो लिहाजा एक नज़र ये आ रहा था कि ये बहुत बड़ा कम्युनिस्ट ब्लॉक बन रहा है। इस कम्युनिस्ट ब्लॉक को रोकने के लिए कौन मुल्क है जो कि हमारी बेस और हमारा काम करेगा? तो उन्होंने फैसला किया ये हिंदुस्तान होगा। तो उन्होंने ये फैसला किया कि हिंदुस्तान को हम एक ऐसा मुल्क बनाना चाहते हैं जो कि कंटिगुअस चीन के साथ तो है भी, वो कंटिगुअस रूस के साथ भी हो जाए जी। इस वजह से उन्होंने उनको कश्मीर देने की कोशिश की। अगर कश्मीर मिल जाए, आज भी अगर नक्शा देखें, नॉर्दर्न एरिया भी हमारे पास ना हो तो हमारी चीन के साथ कोई सरहद नहीं मिलेगी, लेकिन उनकी रूस के साथ मिल जाएगी। लेकिन बड़े साहब आप ये देखिए कि हिंदुस्तान की तो मुसलसल रूस के साथ दोस्ती रही और यही वजह है कि जो नॉन लाइन जो मुल्कों की जो एक पूरी एक तंजीम बनी हुई थी उसका बरसों चेयरमैन या तो हिंदुस्तान रहा या क्यूबा रहा, कास्ट्रो रहा। लेकिन ये कि उस वक्त भी अमेरिका के साथ हमारी दुश्मनी, अमेरिका के साथ हमारी दोस्ती रही। ये अलग बात है कि जब भी मुश्किल वक्त आया तो अमेरिका ने जो है हमें पीठ दिखाई और हमें हिंदुस्तान के सामने इन्हें डाल दिया। और इसकी वजूहत भी और हो सकती हैं, लेकिन आप ये देखिए कि आप नहीं समझते कि तारीख फिर से दोहरा रही है
अब अमेरिका जो है उसने अंग्रेज़ों की जो अप्रिसिएशन थी 1946 में उन्होंने की कि हिंदुस्तान जो है वो रूस का मुकाबला करेगा।